चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है। एक तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ये इसमें कम्युनिकेशन मतलब चारों तरफ फैला देना, और एक जो है प्रोफेशनल सीक्रेसी। देखिए यहाँ सीक्रेसी है, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट, टू बी सीक्रेट, किसी को बताना नहीं है, छुपा के रखना है। और इधर है कम्युनिकेशंस, पूरी तरह हल्ला कर देना है, ठीक है। तो दोनों टर्म क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, जैसे कि प्रोफेशनल मतलब तो हम लोग की डॉक्टर एक प्रोफेशनल टर्म है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशनलिज्म डॉक्टर के लिए, और सीक्रेसी, तो सीक्रेसी क्या, हम पेशेंट का कुछ बात को हमको छुपा के रखना है। जैसे योर आरबीसी काउंट इज लो, हमको पूरा ढिंढोरा नहीं पीट देना है, ठीक है। या तुम्हारे मेंसेस में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमको ढिंढोरा नहीं पीटना है, ठीक है। एक सीक्रेसी मेंटेन करना है, तो इट इज़ ए प्रोफेशनल सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब छुपा के रखना। और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पूरा तरह हल्ला कर देना। देखिए डॉक्टर साहब पूरी तरह हल्ला कर रहे हैं, दिस गाय इज कोरोना, बच के रहो, ठीक है। तो ये है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मतलब चारों तरफ हल्ला कर देना है। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है, इट इज एक्सेप्शन ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेसी। प्रोफेशनल सीक्रेसी में कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें कि हमको मरीज का बीमारी को पूरा ढिंढोरा पीट देना है, ठीक है। देखिए इसको कोरोना है, तो इट इज ए कम्युनिकेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इट इज एक्सेप्शन ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेसी। अच्छा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन किस में करते हैं, ठीक है। तो किस में करते हैं वो देख लेते हैं। डिजीज़ का नाम, तो सबसे पहले क्या है, डन बाय डॉक्टर इन इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स कम्युनिटी एंड इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब कोर्ट अगर आदेश दे, या पेशेंट्स के इंटरेस्ट में या कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हमको ये करना पड़ता है, ताकि दूसरे कम्युनिटी में दूसरे लोगों को इस बीमारी से बचा सके, ठीक है। जैसे नोटिफाइबल डिजीज जैसे कि मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, तो हमको उस सोसाइटी को बचा के रखना है कि उस इलाके में डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, तो आप मच्छरदानी लगा के रहिए, नहीं तो ये फैल जाएगा। अगर इसमें हम सीक्रेसी मेंटेन करेंगे तो हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर क्राइम करेंगे, हम क्रिमिनल हो जाएंगे, ठीक है। तो नोटिफाइबल डिजीज बर्थ एंड डेथ, स्टिल बर्थ, ये सब हमको बता देना है। तो उसका एक ट्रिक्स बताया गया है किताब में, नो सिविक सेंस। ये ऐसा है जिसमें हमको पूरे कम्युनिटी को फैला देना है बात, ठीक है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। सी, नो सिविक सेंस, नो से नोटिफाइबल डिजीज, ठीक है। एनओ से नोटिफाइबल डिजीज, और सिविक सेंस से अलग अलग मतलब है। सी से क्राइम हुआ, आई से इंटरेस्ट है, आई से इंटरेस्ट एंड आई से इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। वेंडल डिजीज जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ, सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, जैसे वो स्विमिंग पूल में जाएगा तो फैला देगा, तो वो सब हमको छुपा के उसको हमको कम्युनिकेट कर देना है पूरी सोसाइटी को, ठीक है। तो दूसरा फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ है, सोशल ड्यूटी है, एपिडेमिक डिजीज है, नेग्लिजेंस सुसाइड्स है। अच्छा, इसमें देखिए एक तो एपिडेमिक डिजीज है, तो एपिडेमिक यहाँ एंडेमिक डिजीज नहीं, एंडेमिक डिजीज के बारे में नहीं बताया गया है। एंडेमिक डिजीज क्या है, जैसे काला जार है नॉर्थ बिहार में, तो ये सब जानते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें नहीं है, एंडेमिक डिजीज नहीं है। एपिडेमिक जैसे कि अचानक कोरोना फैल गया, ठीक है, येलो फीवर फैल गया, डेंगू फैल गया, इट इज़ एपिडेमिक डिजीज, तो उसमें हमको कम्युनिकेट कर देना है पूरे सोसाइटी को। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का एग्जांपल्स ये सब है, वो देख लिए हैं। प्रोफेशनल सीक्रेसी छुपा के रखना। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल एथिक्स वर्सेस इटिक्विटी, ठीक है। जहाँ भी एथिक्स टर्म आएगा तो समझ लीजिए कि आप कोई ड्यूटी से बंध गए हैं। एथिक्स है, कुछ रूल है, रेगुलेशन है, हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो देखिए क्या है, मेडिकल एथिक्स, एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर के प्रति, एक डॉक्टर का किसी पेशेंट्स के प्रति, ठीक है, और एक डॉक्टर का स्टेट के प्रति, मतलब जिस स्टेट में हम रहते हैं, ठीक है, तो उस स्टेट से क्या कानून है तो डॉक्टर को फॉलो करना है। ये एथिक्स है, ये जरूरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये पनिशेबल है। अगर वो डॉक्टर नहीं फॉलो करता है तो डॉक्टर को पनिश किया जा सकता है, ये कंपलसरी है। एथिक्स जहाँ भी टर्म आएगा तो समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एथिक्स बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है, तो डॉक्टर को फॉलो करना ही करना है। इटिक्विटी का नाम में ही है इक्वल, ठीक है। इटिक्विटी मतलब इक्वल। देखिए इधर देखिए, ये मेडिकल एथिक्स के एग्जांपल्स है, मेडिकल एथिक्स है, एथिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट हो सकता है। यू हैव टू फॉलो रूल एंड रेगुलेशन। डॉक्टर साहब कहते हैं यस सर आई हैव टू फॉलो, आई विल फॉलो, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब है, तो ये एथिक्स का एग्जांपल है। इटिक्विटी क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इटिक्विटी के नाम में ही है इक्वल, ठीक है। इक्वल पर्सन्स मतलब
जो बराबरी का है, जैसे ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर का इस डॉक्टर के प्रति, ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, नो कंपलसरी, नॉट पनिशेबल, ठीक है, नॉट कंपलसरी मतलब एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर को बोल रहा है कि मेरा पेशेंट है, छोड़ देना, तो ये जरूरी नहीं कि वो छोड़े, ठीक है, उसका मन करेगा छोड़ेगा, नहीं मन करेगा नहीं छोड़ेगा, तो ये पनिशेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हैं एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर, जैसे साले तू बिप बिप है, तो ये बोलता है साले तू बिप बिप है, ठीक है, तो ये एटिक्विटी है, एटिक्विटी मतलब इक्वल, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इथिक्स जहाँ टर्म आएगा वहाँ रूल रेगुलेशन फॉलो हो जाता है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। डील्स विद कलीग्स, कलीग्स मतलब इक्वल, एटिक्विटी इक्वल कलीग्स। अच्छा, कुछ बेसिक्स एथिकल प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं, कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। राइट ऑफ पेशेंट्स टू चूज ट्रीटमेंट, मतलब वो क्या करना चाहता है, सर्जरी करना चाहता है, नहीं वो बोलता है सर्जरी नहीं करेंगे, गॉल स्टोन ने मेरे ट्रीटमेंट ही कर दीजिए, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही दीजिए, तो वो डॉक्टर को समझाने कम है, लेकिन वो उसको सर्जरी के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, राइट। ये अल्टीमेटली पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा ट्रीटमेंट ले। जस्टिफाई, जस्टिस, ट्रीट टू ऑल पेशेंट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है, वो गरीब हो अमीर हो, उसके कास्ट का हो, उसके धर्म का हो ना हो, ठीक है, हमको एक जस्टिस, जस्टिस मतलब न्यायाधीश, तो न्याय करना है सभी के साथ, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब अपना अधिकार, ऑटो मतलब अपना, ऑटो मतलब अपना, पेशेंट्स का अपना अधिकार है कि वो कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहे। जस्टिस हो गया बेनिफिसी, फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट्स हमको करना है बेनिफिसेंस, और नॉन मैलिफिसेंस डज नॉट डू नॉट हार्म, ठीक है, कुछ कुछ टर्म है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मिनिमम इज एंड वैलिडिटी ऑफ कंसेंट, कंसेंट कब और किस स्थिति में कैसा कंसेंट देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इसमें कंसेंट कौन दे सकता है, इसमें अगर 18 ईयर से ऊपर है तो वो कंसेंट दे सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कंसेंट दे सकती है, और लेस देन 18 ईयर्स है या मेंटली इल है तो गार्जियन का कंसेंट जरूरी है, विक्टिम का कंसेंट जरूरी नहीं है, लेस देन 18 ईयर्स और मेंटली इल में, ठीक है, गार्जियन का कंसेंट जरूरी है। अच्छा, मेजर प्रोसीजर्स, मेजर प्रोसीजर क्या होता है, सर्जरी होता है, जैसे कोई भी सर्जरी है, गॉल ब्लैडर का सर्जरी है, अपेंडिक्स का सर्जरी है, तो उसके कंसेंट के लिए जरूरी है कि उसका जो पेशेंट्स का उम्र हो 18 ईयर से ज़्यादा हो। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हल्का फुल्का है तो जरूरी नहीं 18 ईयर्स, वो 12 ईयर्स से भी ज़्यादा हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन का कंसेंट दे सकती है, जैसे कि लीवर है, स्प्लीन पैल्पेट करना है, ठीक है, स्कल्टेशन करना है, पैल्पेशन करना है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 12 ईयर्स है। और दूसरा है देखिए नेक्स्ट है इंसैनिटी, इन्फ्लुएंस, इंटॉक्सिकेशन, सब में आई है, इंसैनिटी है, इन्फ्लुएंस है, इंटॉक्सिकेशन है, आई तो यहाँ भी आई हो गया तो इनवैलिड है, तो उसमें कंसेंट इनवैलिड हो जाता है। कुछ इंटॉक्सिकेटेड है, जब पूरी तरह से अल्कोहल में डूबा हुआ है, उससे क्या कंसेंट देंगे, तो इट इज़ ए इनवैलिड। अब यहाँ देखिए कि जितना भी एक सिंपल याद करने का ट्रिक्स है, जितना भी सर्जिकल प्रोसेस है उसमें 18 ईयर्स होगा, ठीक है, एमटीपी का ऑपरेशन होगा उसमें भी 18 ईयर्स है, मेजर प्रोसीजर यानी सर्जरी उसमें भी 18 ईयर्स है, और जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन है तो 12 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो मोटा मोटी याद करने के लिए बता दिए। अच्छा, और एमटीपी लेस देन 18 ईयर्स तो ऑपरेशन के लिए गार्जियन ही कर सकते हैं, मतलब अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो कंसेंट दे सकता है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन, एक्यूज्ड और रेप विक्टिम, एक्यूज्ड मतलब अपराधी, एक्यूज्ड अपराधी जो रेप किया है, ठीक है, और विक्टिम जो भुक्तभोगी है जिसके साथ रेप हुआ, तो एक्यूज्ड उसके एक्यूज्ड है वो तो ऐसे ही अपराधी है साला, तो उसका कोई कंसेंट लेने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, हम एकदम जबरदस्ती उसका कंसेंट ले सकते हैं, कोई कंसेंट नहीं है। 52 BNSS, ठीक है, तो नॉट मैंडेटरी, हमको ये पूरा फोर्स देख सकता है कि उस कमीने का हम ऐसे ही एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन रेप विक्टिम को हमको उसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो कंसेंट नहीं देगी तो हम नहीं एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि मेंशन करना होगा कि ये कंसेंट नहीं दिया, तो एक्यूज्ड में हम फोर्सली ले सकते हैं 52 BNSS, ये वाला हम कार्टून की मदद से भी शो किए हैं, वो देख लीजिए। ये देखिए ये रेप एक्यूज्ड है और ये बोल रहा है सर आई विल नॉट गिव कंसेंट्स, ठीक है, तो ये जस्ट आप गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं योर कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, कौन सा BNSS क्या है, 52 BNSS क्या अकॉर्डिंग उसका कंसेंट, एक्यूज्ड का कंसेंट जरूरी नहीं है, लेकिन रेप विक्टिम जो है उसका कंसेंट जरूरी है अकॉर्डिंग टू BNSS 184 BNSS। चलिए दोस्त, अच्छा नेक्स्ट आते हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम, ये ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी या डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका, ठीक है, ये क्या क्या है, जैसे पंच से हम क्या समझते हैं, किक, ठीक है, किक, पंच से किक, ड्रंक मतलब जैसे जो दारू पी लिया है, अल्कोहलिक पेशेंट्स, तो किक से अल्कोहलिक
कुछ आप निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि ये कहना किया जाता है, ठीक है। तो सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब डिजीज का बहुत ही समय। तो ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी, ट्रॉमेटिक मतलब चोट लगना, ठीक है, टू इंजुरी गिवन बाय अदर पर्सन्स, या डिमेंशिया पिजिलिस्टिका। पिजिलिस्टिक मतलब डिफेंस पोजीशंस ऑफ जो बॉक्सर्स रहता है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। तो इन सब का कहने का एक ही मतलब है कि या तो पंच ड्रग सिंड्रोम हो, ऑब्लिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी हो, या डिमेंशिया पिजिलिस्टिका हो। ये क्या होता है? ये होता है कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं, इतने माथा पर चोट लग जाता है, इतना माइनर हेमरेज हो सकता है, माइनर स्पॉट हो जाता है, स्पॉट्स हेमरेज हो जाता है कि कुछ कुछ सिम्टम्स उसको जब लॉन्ग अवे जब वो बॉक्सिंग छोड़ देता है उसके बाद कुछ कुछ सिम्टम्स उसको कवर करते हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स उसको आ जाते हैं, ठीक है। जो सिम्टम्स आते हैं उसी का नाम है पंच ड्रग सिंड्रोम, ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी या डिमेंशिया पिजिलिस्टिका। तो कुछ कुछ नाम तो ये क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो इसी से देख सकते हैं। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो, ड्रंक मतलब ड्रंकन गेट हो, अल्कोहलिक गेट हो, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन हेमरेज क्या हो, कौन सा होता है? सब ड्यूरल हेमरेज होता है, ठीक है। पंच ड्यूरल है सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन हेमरेज अगर पूछेगा तो सब ड्यूरल हेमरेज, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सीन इन ओल्ड बॉक्सर्स, हाँ, और रिकरेंट नॉन फर्टाइल टाइनी हेमरेजेस इन द ब्रेन, ठीक है। नॉन फर्टाइल और फेटल टाइनी हेमरेजेस इन द ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। वो उतना खतरनाक तो नहीं होता लेकिन इतना हेमरेज होता है कि ओल्ड बॉक्सर से रिटायरमेंट के बाद उसको सिम्टम्स घेर देते हैं, ठीक है। ड्रंकन गेट हो, ठीक है, मतलब दारू जैसा चल रहा है। डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, और हम तो बोल ही चुके हैं कि मोस्ट कॉमन हेमरेज क्या होता है? क्रोनिक सबड्यूरल हेमरेज। और पार्किंसनियन लाइक फेशियल फीचर्स, पार्किंसंस इसको हुआ था, मोहम्मद अली को हुआ था, मोहम्मद अली को हुआ था, द ग्रेट बॉक्सर्स ऑफ ऑल द टाइम मोहम्मद अली। तो उससे आप याद कर लेंगे कि पार्किंसनियन लाइक फीचर्स होता है, क्रोनिक सबड्यूरल हेमरेज होता है, और डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी, ड्रंकन गेट। अच्छा, अब पंच ड्रग सिम्टम्स समझ गए। अब आते हैं ब्लड स्टेन में। ब्लड स्टेन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि नया चैप्टर है ब्लड स्टेन। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिजम्पटिव टेस्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कि कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन कौन होता है, कौन कौन से हम कंफर्म कर लेते हैं कि नहीं ये निश्चित रूप से ये इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर दैट इट इज़ ए ब्लड। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन है और प्रिजम्पटिव टेस्ट कौन है। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट क्या क्या होता है? बेंजीडिन टेस्ट होता है, बेंजीडिन टेस्ट, और फेनोफ्थेलिन टेस्ट। तो जैसा जैसा वर्ड है, बी से बेंजीडिन, बी से ब्लू कलर होगा, तो ये बेंजीडिन टेस्ट कंफर्म हो गया कि इट इज़ ए ब्लड, तो इट इज़ ए प्रिजम्पटिव, नॉट कन्फर्मेटिव, ठीक है। उसकी बात है फेनोफ्थेलिन टेस्ट, पी से फेनोफ्थेलिन, पी से पिंक, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो मतलब वो कंफर्म हो गया कि ब्लड है। अच्छा, ये फेनोफ्थेलिन टेस्ट इज आल्सो नोन एज कैस्टलमेयर टेस्ट। अदर है ल्यूमिनेसेंस टेस्ट। ल्यूमिनेसेंस टेस्ट में क्या आता है? ल्यूमिनेंट स्प्रे आता है और यूवी लाइट आता है। तो ये ऑल यार प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट, कोई ब्लड स्टेन क्या है। मान लीजिए कि किसी क्राइम सीन पर हमको ब्लड मिल गया, तो वो क्राइम सीन पर ब्लड मिल गया, ये क्या कौन सा टेस्ट से हम कंफर्म करेंगे कि वो ब्लड ही है, कोई कलर नहीं है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट याद कर लीजिए, टिक टॉक कंफर्म्स इट इज़ ए ब्लड। देखिए, टिक से टिकमैन टेस्ट, और टाकायामा से टॉक से टाक कर दीजिए, टिक टॉक। तो टिकमैन टेस्ट ब्राउन रॉम्बिक क्रिस्टल्स होता है, और टाकायामा टेस्ट पिंक फेदरी क्रिस्टल्स होता है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर ब्लड है, ठीक। तो पिछला पढ़े थे हम प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड, अभी पढ़ना है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड। इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए। जैसे कि ब्लड क्या होता है? ब्लड से ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर अगर स्टैथो से मेजर करते हैं तो कुछ मरमर सुनाई देता है, तो कैसा मरमर होता है? सोच लीजिए कि टिकटॉक होता है, हालांकि टिकटॉक तो नहीं होता लेकिन मर। तो ब्लड प्रेशर टिकटॉक हम इसलिए ये निमोनिक बनाए हैं कि आप जान लें कि टिकटॉक जो निमोनिक है वो ब्लड से ही रिलेटेड है। तो ब्लड से ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से टिकटॉक साउंड सुनाई देता है। तो टिकटॉक इट इज़ ए फॉर ब्लड। एंड प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है बेंजीडिन टेस्ट और फेनोफ्थेलिन टेस्ट, बेंजीडिन और फेनोफ्थेलिन। बी से बेंजीडिन, बी से ब्लू कलर, पी से फेनोफ्थेलिन, पी से पिंक कलर, और उसके बाद ल्यूमिनर एस्पिरेट टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो गया। अच्छा, अब पता चल गया कि क्राइम सीन में ब्लड है। चलिए, अब ये कैसे पता चले कि क्राइम सीन में सेमिनल या विक्टिम के में जो लिक्विड्स है वो सेमिनल स्टेन है। तो सेमिनल स्टेन करने के लिए दो टेस्ट है, फ्लोरेंस टेस्ट और बार्बेरियोस टेस्ट, ठीक है। तो फ्लोरेंस टेस्ट क्या टेस्ट करता है? फ्लोरेंस टेस्ट करता है कोलिन का। कोलिन क्या होता है? इट इज ए सेमिनल वेसिकल सिक्रीशंस।
सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन। सेमिनल वेसिकल्स में जो कोलिन है, कोलिन निकलता है, वो फ्लोरेंस टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि वो सेमिनल स्टेन है। अच्छा, किसी भी स्पॉट में या विक्टिम के क्लॉथ्स में अगर सेमिनल स्टेन है तो स्पर्मिन, तो बारबेरियस टेस्ट से क्या पता चलता है? बारबेरियस टेस्ट से पता चलता है कि उसमें स्पर्मिन है, एंड स्पर्मिन इज ए प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशंस है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बारबेरियस टेस्ट किस ग्लैंड के सिक्रेशंस को मेजर करता है, टेस्ट करता है? तो इट इज ए प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस। इसको कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी का नाम तो जानती हैं, बीएसपी है। ठीक है, तो बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी। बी से बारबेरियस टेस्ट, एस से स्पर्मिन, पी से प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या है, एस से क्या है, सेमिनल वेसिकल है कि क्या है, तो इसको याद रखिए, बार में स्पर्म बिखरा है, बारबेरियस टेस्ट, बार में स्पर्म बिखरा है। ठीक है, बार से बारबेरियस टेस्ट, स्पर्म से स्पर्मिन टेस्ट, स्पर्मिन एलिमेंट्स और बिखरा है। ठीक है, तो इससे आप कंफर्म होंगे कि बारबेरियस टेस्ट है, स्पर्मिन है, और ये पी से प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस है। मतलब स्पर्मिन कहाँ से निकलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। चलिए, अच्छा, स्पर्मिन की एक और खूबसूरती है कि वह येलो नीडल क्रिस्टल्स होता है। ठीक है, तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बार में स्पर्म है और येलो नीडल बिखरा हुआ है, नीडल बिखरा हुआ है, बार में स्पर्म और नीडल बिखरा हुआ है, नीडल बिखरा है। चलिए, तो बार में जाहिर है कि फूल तो बिखरा नहीं होगा, स्पर्म ही बिखरा रहता है और नीडल बिखरा रहता है। सब ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए, तो बार में स्पर्म और नीडल बिखरा हुआ है। तो बार से बारबेरियस टेस्ट हो गया, बार से बारबेरियस, स्पर्म से स्पर्मिन और स्पर्मिन और नीडल से स्पर्मिन कैसा होता है? येलो नीडल क्रिस्टल्स। ठीक है, और बिखरा हुआ है। अच्छा, और बीएसपी का कोड से याद रखिएगा कि बारबेरियस टेस्ट जो स्पर्मिन को करता है वो प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस होता है। चलिए, अच्छा, फ्लोरेंस टेस्ट से कोलिन होगा, ब्राउन डम्बिक छोड़ दीजिए, एक तो याद कर लीजिए, दिमाग फिर भूल जाएंगे। फ्लोरेंस कोलिन, ठीक है, एफसी याद कर लीजिए फॉरवर्ड कास्ट करके। तो फ्लोरेंस टेस्ट कोलिन हो गया। अब चलिए, बेस्ट और कन्फर्मेट कुछ ब्लड के लिए लिखना भूल गए थे। बेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, सॉरी उधर है, स्पर्मिन के लिए है। हाँ, बेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी मेथड कि उसमें सेमिनल स्टेन है, तो या सेमिनल फ्लूइड्स का बेस्ट कन्फर्मेटरी मेथड्स क्या है? वो माइक्रोस्कोपी है। अगर एक भी स्पर्म मिल गया तो वो कंफर्म हो जाता है कि इट इज ए सेमिनल स्टेम्स। ठीक है, इवन ए सिंगल स्पर्मेटोजोआ कैन बी डिटेक्टेड। देखिए, सिंगल स्पर्म मिल गया है और वो बोल रहा है कि लॉक इट, आई एम प्रेजेंट, तो ये बोल रहा है कि कंफर्म हो गया कि सेमिनल स्टेन प्रेजेंट है। तो ये सेमिनल स्टेम्स का बेस्ट और कन्फर्मेटरी मेथड्स है। बेस्ट और कन्फर्मेटरी मेथड, एक भी स्पर्म मिल जाना, इट इज ए बेस्ट एंड कन्फर्मेटरी मेथड्स। चलिए दोस्तों, UV लाइट इज आइडेंटिफाइंग द ड्राइड सेमिनल स्टेम्स। अच्छा, अब ब्लड स्टेन में कुछ बातें जो रह गई थी, तो अगर पूछेगा कि जो ब्लड गिरा हुआ है वो मुर्गा का है, चिकन का है, या बकरी का है, मेमने का है, या भैंस का है, कैसे आप कंफर्म करेंगे कि किस स्पीसीज का है? तो ब्लड स्टेन किस स्पीसीज का है कैसे कंफर्म करेंगे? तो प्रेसिपिटेंट टेस्ट, इसको कैसे याद करेंगे? प्रजाति। ठीक है, किस प्रजाति का है? प्रजाति से प्रेसिपिटेंट टेस्ट। ठीक है, स्पीसीज पूछेगा, स्पीसीज का हिंदी में बोलते हैं प्रजाति, तो प्रजाति से प्रेसिपिटेंट टेस्ट, प्रजाति प्रेसिपिटेंट टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम स्पीसीज पता करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेंट टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ब्लड पॉजिटिव इन ह्यूमन फ्रेश ब्लड। ठीक है, ये ह्यूमन फ्रेश ब्लड में पॉजिटिव होता है प्रेसिपिटेंट टेस्ट। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव एंड बेस्ट टेस्ट फॉर ओल्ड ब्लड स्टेन। अच्छा, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस फाउंड इन सलाइवा एंड ऑल अदर ब्लड फ्लूइड्स एक्सेप्ट CSF में ब्लड ग्रुप एंटीजेंस नहीं प्रेजेंट होता है। खा लिए। अच्छा, BSP से हम बोले थे दोस्तों, BSP एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको मिल गया था, फिर हम आपको नोट बता देते हैं। B से बारबेरियस टेस्ट, S से स्पर्मिन, P से प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस। एक तो ऑर्थो में आप और भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछता है, अगर बोनी एंकाइलोसिस है तो वो स्पाइनल टीबी है। बोनी एंकाइलोसिस हो रहा है मतलब वो स्पाइनल टीबी में बोनी एंकाइलोसिस होता है, और बाद बाकी स्पाइन छोड़ के कहीं भी टीबी हो तो उसमें फाइब्रस एंकाइलोसिस होता है। फाइब्रस, समझ गए? हील्ड फाइब्रस एंकाइलोसिस, मतलब लंग में याद कर लीजिए, लंग में भी फाइब्रोसिस होगा टीबी के हील करने के बाद। अगर
टीबी अगर स्पाइन में है तो उसमें ही सिर्फ बोनी एंकाइलोसिस होता है, और स्पाइन को छोड़ दें, स्पाइन को छोड़कर टीबी और कहीं भी जगह में होगा, पूरा बॉडी में होगा, तो हीलिंग के बाद फाइब्रस एंकाइलोसिस होगा। तो इसको भी बीएसपी कोड से याद कर सकते हैं। बी से बोनी एंकाइलोसिस, एस से स्पाइनल टीबी, ठीक है, स्पाइनल टीबी। आइए नेक्स्ट दोस्तों, कुछ टॉक्सिकोलॉजी भी अब देख लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजी तो कोमा कॉकटेल, कोमा कॉकटेल मतलब कोई पेशेंट्स आया और वो बेहोश है, ठीक है, वो बेहोश है, पता नहीं कि किस कोमा में है, और हमको पता नहीं है कि कौन सा ड्रग खाया है, किसका ड्रग का ओवर यूज़ है, ये सब हमको कुछ पता नहीं है। जैसे रेल की पॉइजन में आता है, तो हम क्या दे सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कोमाटोज पर्सन्स, मतलब हम कौन सा रामबाण दे सकते हैं, तो कंपोजिशन डीएनबी दे सकते हैं, ठीक है, डीएनबी। जैसे कि डीएनबी, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कोमा कॉकटेल, ये क्वेश्चन ये पूछता है कि कोमा कॉकटेल में क्या कंपोजिशन होता है, तो कोमा कॉकटेल में डीएनबी होता है, डी से डेक्सट्रोज, एन से नैल्ट्रोजन, बी से बी1। तो इसको कैसे याद करेंगे, डीएनबी एग्जाम देने के बाद सब कोमा में चले जाते हैं, डीएनबी एग्जाम देने के बाद सब कोमा में चले जाते हैं, देने के बाद कोमा में चले जाते हैं, कोमा में। तो कोमा कॉकटेल में कौन सा संजीवनी बूटी काम आएगा, कोमा कॉकटेल में डीएनबी काम आएगा। डी से डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज हो गया, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन का डोज ज़्यादा बढ़ गया तो वो बेहोश हो जाता है, तो डेक्सट्रोज बहुत ही रामबाण हो सकता है। नैलोक्सोन, अगर ओपियम का पॉइजनिंग है तो ओपियम का एंटीडोट कौन है, नैलोक्सोन। हालांकि ओपियम का एंटीडोट नैलोक्सोन है, लेकिन ओपियम का विड्रॉवल में मिथाडोन देते हैं, मिथाडोन, ठीक है। अच्छा, नैलोक्सोन का एक और भाई है नैल्ट्रोक्सोन, जो कि क्रेविंग ऑफ अल्कोहल में देते हैं, ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। नैल्ट्रोक्सोन फॉर क्रेविंग ऑफ अल्कोहल। और विटामिन बी1 क्या होता है, जो भी क्रोनिक अल्कोहलिक्स आएगा, क्रोनिक अल्कोहलिक्स या अल्कोहल नाम सुन लेंगे तो विटामिन बी1 देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बी1 यानी थियामिन, उसके एब्जॉर्प्शन को अल्कोहल उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ठीक है। जैसे वर्निक एन्सेफेलोपैथी हुआ, कोर्सकॉफ साइकोसिस हुआ, ठीक है, इन सभी केसेस में सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सबसे पहले थियामिन होगा, थायमिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो कोमा कॉकटेल क्या होता है, डीएनबी एग्जाम के देने के बाद सब कोमा में चले गए, तो डी से डेक्सट्रोज, एन से नैलोक्सोन, बी से बी1, ठीक है। नैलोक्सोन इज एंटीडोट ऑफ ओपियोइड एंड विटामिन बी1 इज गिवन फॉर पेशेंट्स ऑफ अल्कोहलिक। नो यूनिवर्सल एंटीडोट, जैसे ये होगा यूनिवर्सली एंटीडोट क्या होता है, एटीएम होता है, मतलब एटीएम इज यूनिवर्सली अवेलेबल, आप जहाँ भी चले जाइए। तो ए से एक्टिवेटेड चारकोल, टी से टैनिक एसिड, वही जो चाय वाला जो आप पीते हैं टैनिक एसिड, और एम से मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ठीक है, जो डेमोन्सेंट का काम करता है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल एंटीडोट, एटीएम है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एटीएम यूनिवर्सली अवेलेबल रहता है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट एटीएम है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैनाबिस यानी भांग जो हम सभी खाए होंगे, ठीक है, यूजुअली हम लोग सरस्वती पूजा के विसर्जन में खाते थे। तो कैनाबिस यानी भांग, तो कैनाबिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज्ड इलीगल सब्सटेंस इज, देखिए लिखा भी है, मोस्ट कॉमन यूज्ड इलीगल सब्सटेंस है कैनाबिस। आल्सो नोन एज इंडियन हेम्प और मरीजुआना, ठीक है, मरीजुआना भी कहते हैं इसको, या हसीस या हैस, सब एक ही नाम है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होता है, देखिए, भांग, गांजा, चरस, ऑल डिराइव फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, सब एक ही प्लांट से होता है जो कि कैनाबिस सटाइवा है, ठीक है। तो वो कैनाबिस सटाइवा। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स, जो कि नीचे है। अच्छा, अब देखते हैं भांग कैसे होता है, कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स से होते हैं, उसके पत्ते से होता है। तो ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई भांग लगभग ऑलमोस्ट सब आदमी खाएं और उसका वो लीव्स जैसा, पत्ता जैसा दिखता भी है, ठीक है। और उसके बाद आइए गांजा में ड्राइड फ्लावर्स, मतलब गंगा नदी में हम लोग क्या डालते हैं, फूल डालते हैं, तो गंगा से गंजा, तो गांजा ड्राई फ्लावर्स, और वो भी फीमेल प्लांट्स का, ठीक है। और नेक्स्ट है चरस, रस से क्या है, रेजिन, रस है, यहाँ रस है रेजिन, मतलब उसका रस ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म हो गया, ड्राइड रेजिन। तो देखिए एक्टिव प्रिंसिपल किसमें कितना ज़्यादा होता है, पत्ता है तो कम होगा, ठीक है। फिर है गांजा, मतलब फ्लावर्स है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा 15-25%, और रस तो एकदम कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रिंसिपल उसी में होगा, चरस में होगा 25-40%, ठीक है। तो भांग में लेस देन 15 और चरस में 25-40%। चरस मतलब रस, एक्टिव बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म है। चलिए, अब एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कैनाबिस क्या है, 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉल। अब आइए क्रोनिक
कैनबिस एब्यूज़, जो लंबे समय से भांग इस सब का सेवन करते रहते हैं, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होगा वो देखते हैं। तो सिंपल निमोनिक्स है ईयर, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक या ईयर याद रखिए, हवा। ए से इमोटिवेशनल सिंड्रोम, आगे देखते हैं क्या होता है। आई से इंसैनिटी, ठीक है, पागलपन जैसा करना, हंसी से इंसैनिटी या हेम्प इंसैनिटी भी कहते हैं। और आर से रन एमॉक, इम्पल्स टू मर्डर, मतलब दौड़ दौड़ के मर्डर करता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है इंसैनिटी और रन एमॉक इज नॉट क्रिमिनली लिएबल अकॉर्डिंग टू 22 BNS। जैसे मैकनॉटन्स रूल होता है ना, कि जैसे अल्कोहलिक पी लिए, अल्कोहलिक को कोई क्राइम का चार्जेस नहीं लगेगा, अगर मर्डर भी कर देता है तो वैसे ही क्रोनिक कैनबिस एब्यूज़ में जो इंसैनिटी होता है या रन एमॉक होता है, इट इज़ नॉट लिएबल चार्जेस। और कौन सा प्रोटेक्ट करता है उसको, 22 BNS, मतलब वो मर्डर भी कर दिया तो उसका मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। चलिए अब क्रोनिक कैनबिस एब्यूज़ को देखते हैं क्या होता है। ये मोटिवेशनल सिंड्रोम, सबसे पहले क्या होता है, वो इम्पल्स टू मर्डर, पहले तो खूब दौड़ा के मर्डर करेगा और बाद में वो डिप्रेशन में चल जाता है कि वो सुसाइड भी कर लेता है, ठीक है। तो ये दो सिम्टम्स हो गया, डिप्रेशन भी हुआ, इम्पल्स भी हुआ। तो देखिए इसको अच्छा से शो किया है। तो पीरियड ऑफ डिप्रेशंस में वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है, डिप्रेशंस में वो सुसाइड कर लेता है। और इम्पल्स और उसके बाद जो वायलेंट अटेम्प्ट होता है, वायलेंट अटेम्प्ट टू किल और इम्पल्स टू मर्डर, ठीक है, ऐसे होता है ऐसे, ठीक है। तो वायलेंट अटेम्प्ट टू किल, ठीक है, इम्पल्स टू मर्डर, उसको मर्डर करने का शौक होता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है, और उसके बाद वो डिप्रेशन में चल जाता है और खुद का जान भी ले सकता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये मर्डर कर देता है और खुद का जान भी ले सकता है। तो ये मोटिवेशनल सिंड्रोम्स है, ठीक है, आफ्टर किलिंग पर्सन। अच्छा, ये मोटिवेशन और उसका ट्रिक्स कैसे, क्रोनिक कैनबिस पॉइजनिंग का ट्रिक्स कैसे किया है। ईयर कैन रन से रन एमॉक याद कर लीजिए, रन एमॉक। कैन से कैनाबिस, जो भांग का नाम है कैनाबिस। और ईयर से ए मोटिवेशनल सिंड्रोम्स, जो कि ये वाला है इंसैनिटी। आई से इंसैनिटी और आर से रन एमॉक। तो ईयर कैन रन हो गया, तो कैनाबिस क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट है ल्यूसिड इंटरवल इज लिएबल फॉर क्राइम। जैसे कि ये वाला क्रोनिक कैनबिस पॉइजनिंग में है, इंसैनिटी और रन एमॉक इज नॉट लिएबल फॉर क्राइम, मतलब उस पर कोई भी क्राइम का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ल्यूसिड इंटरवल पर क्राइम का चार्ज लगेगा, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। ल्यूसिड इंटरवल किस में होता है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज में होता है, उसके बाद कभी कभी थोड़ा सब ड्यूरल हेमरेज में भी हो सकता है, ठीक है। एंड इंसैनिटी, इन सभी केसेस में ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो ल्यूसिड इंटरवल में पूरी होश हवास में रहता है, इसलिए उस पर क्राइम चार्जेस लगेगा। नेक्स्ट है कोकीन, अभी हम भांग पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट है कोकीन को कोक भी कहते हैं, स्नो वाइट लेडी भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ ट्रिक्स हैं, देखिए, सी इज अ वाइट लेडी एंड वाइल टेकिंग कोक इट इज़ क्रैक। सी इज अ वाइट लेडी वाइल टेकिंग कोक इट इज़ क्रैक। तो सी, वाइट लेडी, कोक, क्रैक सभी कोकीन का ही नाम है, ठीक है, कोकीन का नाम है। अच्छा, क्रोनिक कोकीन पॉइजनिंग में क्या क्या सिम्टम्स होता है। क्रोनिक पॉइजनिंग क्या होगा, स्नोटिंग होगा, क्योंकि वो नोज से इनहेल करता है नोट, सो सेप्टल परफोरेशन हो सकता है, सेप्टल परफोरेशन। स्नोटिंग कैसे याद रखेंगे, एनो से नोज, ठीक है, सेप्टल परफोरेशन होता है। अच्छा, दो ठो चेहरा से रिलेटेड है, एक नोज से रिलेटेड है तो सेप्टल परफोरेशन, दूसरा ब्लैक टंग्स, इतना लेता है कि उसका टंग्स और टीथ भी काला हो जाता है, ब्लैक टंग एंड टीथ। नेक्स्ट है कोकीन बग्स इज ए टैक्टाइल हेलुसिनेशन, मतलब उसके लगता है कि उसके शरीर में कुछ चल रहा है, शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, कोई कीड़ा चल रहा है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कोकीन कीड़ा, ठीक है, कोकीन और कीड़ा दोनों का नाम थोड़ा राइम मिल रहा है, कीड़ा। तो कीड़ा चल रहा है यानी कुछ इंसेक्ट चल रहा है, इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अंडर द स्किन इज नोन एज कोकीन बग्स, कोकीन कीड़ा। तो ठीक है, याद रहेगा। अब है पेरिफेरल गैंग्रीन क्यों होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन से। इट इज फीचर्स ऑफ क्रोनिक कोकीन पॉइजनिंग, ठीक है। क्रोनिक कोकीन पॉइजनिंग के अलावा भी ये क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी पेरिफेरल गैंग्रीन और ब्लैक फुट डिजीज पाया जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू इस्चीमिया ऑफ वेसल्स के कारण, ठीक है। ब्लैक फुट डिजीज आल्सो फाउंड इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक है। यहाँ हम किस में देख रहे हैं, ये कोकीन में देख रहे हैं। नेक्स्ट है स्नोटिंग सेप्टल परफोरेशंस। अच्छा, ये कुछ और भी फीचर्स इसमें बहुत कॉमन है, बॉडी पैकर्स, ठीक है। बॉडी पैकर्स क्या होता है, ये एक्यूट पॉइजनिंग का फीचर्स है। सब जितना भी है क्रोनिक पॉइजनिंग का फीचर्स है, ये वाला एक्यूट पॉइजनिंग का फीचर है। बॉडी पैकर्स देखिए नाम में ही है, पैक किया कहाँ, बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में क्या पैक किया, कोकीन का थोड़ा सैसे, थोड़ा बैग प्लास्टिक में कवर करके वो निगल लेता है, ठीक है।
इसमें क्या है, बैग्स में कोकीन है, वो खा लेता है, स्वेलो कर लेता है और लास्ट में लग्जेटिव लेके पॉटी करता है। तो ये स्मगलिंग के पर्पज से यूज होता है। बॉडी पैकर्स यूजुअली फॉर कोकीन के केस में होता है। अगर इस पैकर्स का एक भी पैक्स अगर फट जाएगा तो सोचिए उसके साथ क्या क्या सिम्टम्स होगा, ठीक है। तो ये है एक्यूट पॉइजनिंग, बॉडी पैकर सिंड्रोम्स। एक्सीडेंटल रप्चर ऑफ सैलोड कॉजेज सैलोड कॉकिंग इज नोन एज एक्यूट पॉइजनिंग, ठीक है। अच्छा, एक्यूट पॉइजनिंग में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए कि कोकीन वो लेके जा रहा है और एक पैकेट फट गया उसके पेट के अंदर, तो वो क्या क्या फीचर्स ला सकता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक एक्शंस होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक साइंस सिम्टम्स सब बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस भी होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये सब सिंपैथेटिक एक्शंस बढ़ जाएंगे। तो याद रखिएगा, कोकीन इज ओनली लोकल एनेस्थेटिक्स विच कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, इसलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शंस भी होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पॉइजनिंग में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो कोकीन पॉइजनिंग है। तो और इसमें डायलेटेड पुपिल भी पाया जाता है। तो डायलेटेड पुपिल या तो सिंपैथेटिक एक्शन हो या एंटीकोलिनर्जिक एक्शन हो। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ कोकीन में क्या होता है, सभी सिंपैथेटिक एक्शन सभी कुछ बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके अलावा एक किस में होता है, स्कॉर्पियन बाइट में भी होता है। स्कॉर्पियन बाइट में भी सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ जाता है और उसमें भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा, डायलेटेड पुपिल देखिए, एंटीकोलर्जिक की वजह से भी हो सकता है, सिंपैथेटिक में वजह से। तो इसमें एक तो धतुरा के एग्जाम माइड्रेसिस किस में कुछ होता है, धतुरा में भी होता है, ठीक है, एंटीकोलर्जिक एक्शन की वजह से, और कोकीन में होता है सिंपैथेटिक एक्शन की वजह से। कोकीन, इन दोनों केसेस में माइड्रेसिस होता है। माइड्रेसिस यानी डायलेशन ऑफ पुपिल। हाँ, अच्छा, हार्ट अटैक में हम दो चीज़ में बोले हैं, कोकीन पॉइजनिंग में होगा और दूसरे स्कॉर्पियन बाइट में होगा, स्कॉर्पियन बाइट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।